Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21st of April 2024. 21 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो भी मैं बताऊंगा वो फाइनल रहता है, उसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये भी बताता हूं कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हम खुद ही कराते हैं। जो मैप मुझे लगता है एसेंशियल है वो मैं करा देता हूँ, तो आप लोग को इसके बाद और ज़्यादा टाइम खपाने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। आई होप आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो। स्टार्ट करने से पहले थैंक्स टू देवाशीष AIR 301। कल मैं देख रहा था स्लीपी का क्लासेस का एक वीडियो जिसमें उन्होंने एक तरीके से सॉर्ट ऑफ थैंक्स उन्होंने किया हमारे चैनल को फॉर द करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम कि एटलीस्ट ही रिमेंबर्ड अस, and I hope you all get that success in your life जो कि आप डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आर करेक्ट। तो GFCF के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन से करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट रिफर्स टू द ग्रोथ इन द साइज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन एन इकोनॉमी, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल जो बढ़ रही है उसके बारे में है। एंड इट कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट प्रोड्यूस्ड एज आउटपुट फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेसेस दैट आर यूज्ड रिपीटेडली और कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 1 ईयर। दूसरा कह रहा है ओवरऑल GFCF डज नॉट इंक्लूड द कैपिटल फॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। ऑब्वियसली बात है सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? क्यों नहीं भाई, क्यों ऐड नहीं करेंगे? अगर कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है फिक्स्ड कैपिटल की, तो अगर फिक्स्ड कैपिटल गवर्नमेंट के कारण हो रही है तो क्यों नहीं ऐड करेंगे? ऐड करेंगे बिल्कुल। तो वन ओनली विल बी द आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर के रिगार्डिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लिखा है। पहला कह रहा है इट इज एन एनुअल रिपोर्ट विच इज रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दूसरा कह रहा है द 2024 रिपोर्ट स्टेट्स दैट वर्ल्ड नीड्स टू स्लैश मीथेन एमिशन बाय 75% by 2030 to achieve the Paris Agreement goal of limiting global warming to 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ग्लोबल मीथेन ट्रैकर के रिगार्डिंग बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए, मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज आई थिंक सेकंड ओनली। दूसरा बस सही है, पहला इसलिए गलत है क्योंकि ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA निकालती है, ना कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना। तो ग्लोबल मीथेन ट्रैकर जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालती है। यस, तो सेकंड ओनली विल बी द आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है और आप लोग इसको आंसर करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि क्या है। PM सूरज वॉज इन न्यूज़ मैंने आंसर भी दिखा दिया आई थिंक। तो PM सूरज वॉज इन न्यूज़, आपको बताना है कि PM सूरज किस लिए है ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे करके बताइएगा कि क्या है ये, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस को। फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ जो है वो है IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट रिमूव्स द एज बार फॉर बाइंग द हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो अब ये रिसेंट जो डायरेक्टिव है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, सो इट हैज़ रिमूव्ड द एज लिमिट फॉर परचेजिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, और ये 1 अप्रैल से इन्होंने लागू कर दिया, ठीक है ना। तो द हेल्थ इंश्योरेंस कैन बी परचेज्ड एट एनी एज। ऑब्वियसली बात है, ज़्यादातर ये बेनिफिट किसको मिलेगा? ये बेनिफिट मिलेगा जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो जेरियाट्रिक यानी जो 65 एबव 70 एबव के लोग हैं। यहाँ पे ऐसे देखो लिखा है, अर्लियर देयर वाज एन एज लिमिट ऑफ 65 ईयर्स टू बाय द न्यू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। पहले जो थी एज लिमिट वो थी 65 ईयर्स, अर्लियर ऑन दिस एज वो 65 ईयर्स, और ये एज लिमिट के बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं परचेज कर सकते थे। तो द लेटेस्ट मूव इज एम्ड एट ब्रिंगिंग इन एक्सटेंडेड हेल्थ बेनिफिट्स to the senior citizens and cater to the diverse demographic groups including children's and maternity needs। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि की गई है IRDAI के द्वारा। तो now IRDAI directive mandates the health insurance providers to develop specialized policies catering to the senior citizens। IRDAI ने ये भी कहा है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को कि भैया आप जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड आप प्लान्स लेकर के आइए, एंड डेडिकेटेड चैनल्स भी आप इस्टेब्लिश करें ताकि उनके क्लेम
क्लेम्स को और उनके ग्रीवेंसेस को केटर किया जा सके, है ना, जल्द से जल्द। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द कंपनीज आर आल्सो इनकरेज टू डेवलप टेलर्ड प्रोडक्ट्स टू मीट द स्पेसिफिक एज रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स, एंड एज रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए भी कंपनीज को इनकरेज किया गया है ताकि ज़्यादा इंक्लूसिव हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनाया जा सके। सो द वेरी सिग्निफिकेंट मूव बाय द IRDAI। IRDAI के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इट्स द ऑटोनॉमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर, है ना। तो भारत का जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसका रेगुलेटर कौन है? दैट इज द IRDAI। ऑटोनॉमस बॉडी भी है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी है तो इसका मतलब है कोई एक्ट के थ्रू आई होगी, तो ऑब्वियस सी बात है एक एक्ट के थ्रू आई थी। 1999 से ये बॉडी काम कर रही है। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया था 1999 में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, जिसके माध्यम से फिर इसको 1999 से ये वर्क कर रहा है। इसके अलावा ऑटोनॉमस बॉडी मैंने आपको बता दिया, स्टैट्यूटरी बॉडी बता दिया आपको ये की है। इसके अलावा आपको पता है कि 1999 में बनी, जिसका हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप याद रखिएगा, हैदराबाद में है। एंड इट्स अ 10 मेंबर बॉडी जिसमें एक चेयरमैन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। तो 1 + 5 + 4, तो 1 हो गया चेयरमैन, 5 हो गया फुल टाइम एंड 4 हो गया इसका जो पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। हिस्ट्री, अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें इंडिया में, तो 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज कर दिया था इंडियाज इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC ऑफ इंडिया बनाया था। 1990 में गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ओपन अप द इंश्योरेंस सेक्टर फॉर द प्राइवेट प्लेयर। तो पहले ये नेशनलाइज था सेक्टर 1950 में, और 1990 में गवर्नमेंट ने कहा कि इसको अब हम प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर देते हैं। तो एक कमेटी बनाई गई, प्रपोज किए गए रिफॉर्म्स, और ये फिर धीरे धीरे पहले 26% तक के लिए किया गया FDI, इसमें फिर 49% FDI किया गया, और ये 2020 के सेशन में याद रखिएगा बजट में ये 100% कर दिया गया। तो फाइनली अब 100% इंश्योरेंस सेक्टर में FDI अलाउड है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये पूरी न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट न्यूज़ ऑफ द फ्रंट पेज। दूसरी न्यूज़ अगर हम देखें, ये भी फ्रंट पेज की न्यूज़ है। अ डेड स्ट्रीम स्प्रिंग्स बैक टू लाइफ आफ्टर 30 ईयर्स। तो यहाँ पे केरला के इडुक्की की एक स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम, कोई नाम नहीं है ऐसा, बट इट हैज़ रिजुविनेटेड आफ्टर नाउ 30 ईयर्स, 30 सालों के बाद ये रिजुविनेट हुई है। एंड मरायूर सैंडल डिवीज़न जो है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर ये स्ट्रीम थी, मरायूर सैंडल डिवीज़न इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का। इट हैज़ स्प्रंग बैक टू लाइफ आफ्टर 30 ईयर्स, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या था, अकेसिया मियरेंसी, याद रखिएगा, ब्लैक वैटल बोलते हैं इस रीजन में, बहुत ज़्यादा है अकेसिया मियरेंसी, ब्लैक वैटल इन दिस रीजन। एंड ये इसी कारण से जो ये कहते हैं कि इन्वेजिव स्पीशीज़ के रूप में काम करती है अकेसिया मियरेंसी। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, द ब्लैक वैटल या अकेसिया मियरेंसी, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, इट्स अ फास्ट ग्रोइंग एवरग्रीन ट्री। इट इज अ फास्ट ग्रोइंग एवरग्रीन ट्री विच इज नेटिव टू साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये याद रखेगा, नेटिव है साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का। एंड इट इज नोन फॉर इट्स येलो फ्लावर्स एंड फेदरी फोलिएज। तो याद रखेगा, इट्स नोन फॉर येलो फ्लावर्स एंड फेदरी फोलिएज, एंड इट इज अ फास्ट ग्रोइंग एवरग्रीन ट्री नेटिव टू साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। एंड ब्लैक वैटल के अगर हार्मफुल इंपैक्ट्स की बात करें तो इट्स अ इन्वेजिव स्पीशीज सॉर्ट ऑफ, है ना। ब्लैक वैटल इट्स अ इन्वेजिव स्पीशीज। एंड जो ब्लैक वैटल ट्री है, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ वाटर, इसी कारण से ये पूरे रीजन में वाटर क्राइसिस की भी सिचुएशन कर सकता है। एलिलोपैथी, यानी कि ब्लैक वैटल रिलीजेस केमिकल्स दैट कैन इनहिबिट द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स। तो ये बहुत सारे इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं ब्लैक वैटल के। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मूव करते हैं अब न्यूज़पेपर एनालिसिस में नीचे से, और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ऑकस रिस्क्स न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इन पैसिफिक सेज चाइना। अब चाइना तो ऑब्वियस सी बात है ऑकस की बुराई करेगा ही करेगा। ऑकस आप सबको पता है कि 3 कंट्रीज़ का ग्रुप है, जिसमें US, UK और ऑस्ट्रेलिया है। ये बना कब था? 2021 में बना था, याद रखिएगा। ऑकस वॉज फॉर्म्ड इन 2021, और इस जो ग्रुपिंग है इसमें अभी इंडिया नहीं है, जापान को हालांकि इंक्लूड करने के लिए बात चल रही है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया
के लिए। याद रखिएगा यूके जो है वो सप्लाई करेगा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टू द ऑस्ट्रेलिया। तो अब चाइना का ये कहना है कि ये जो एक्शन है, दिस एक्शन इज वायलेटिंग द साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर वेपन्स बैन ट्रीटी, साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर वेपन्स बैन ट्रीटी एंड इट रिस्क्स द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। तो यहाँ पे चाइना का कहना है, कंसर्न है कि भैया ये चीज़ जो है आप लोग जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दे रहे हो ऑस्ट्रेलिया को, इससे एक तो साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी जो है वो वायलेट हो रही है, दूसरी आपका ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का रिस्क जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एंड नाउ चाइना सीक्स टू वीकन यूएस एंड ऑस्ट्रेलियन इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक, ऑब्वियस बात है। एंड वहीं पे जो ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है और यूके है वो अपना इंडो पैसिफिक में बढ़ा रहे हैं इन्फ्लुएंस, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, है ना। यहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है वो पापा न्यू गिनी में काफ़ी बढ़ रहा है, तो वो भी यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया गया था। एंड देखो यहाँ पे लिखा है कि ऑकस नेशंस आर कंसीडरिंग कोऑपरेटिंग विद जापान ऑन मिलिट्री टेक्नोलॉजी लाइक एआई एंड ड्रोन्स टू विच इज़ फर्दर एंगरिंग द चाइना। तो जापान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एआई और ड्रोन्स का यूज़ भी ऑकस करना चाहता है, तो इस कारण से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। चाइना ने ऑब्वियस है, आपको पता है कि यूएस सोलोमन आइलैंड्स इलेक्शन में अभी र्यूमर था कि उन्होंने इलेक्शन में इंटरफेरेंस किया है, हालांकि यूएस इसको डिनाई करता है, बट चाइना ने इसका मुद्दा बनाया। तो ये सब कुछ इश्यूज हैं जो कि चल रहे हैं। आई होप यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, है ना। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जियोपॉलिटिकल जिटर्स हिट एफपीआई डेट इनफ्लोज नेट आउटफ्लोज, कुछ भी लिखा हुआ है। यहाँ पे हमको जानना कुछ नहीं ज़्यादा। एफपीआईज आपको पता होना चाहिए क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। मैंने आपको कल दो चीज़ें बताई थी, कल नहीं परसों बताई थी दो चीज़ों के बारे में। एक मैंने आपको बताया था, एक होता है भैया एफडीआई होता है, एक होता है एफडीआई और दूसरा होता है एफपीआई। एफपीआई और एफडीआई में अंतर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो एफडीआई में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे एफडीआई में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ पे आप कंपनी के गवर्नेंस एंड कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्वॉल्व रहते हो। आप वहाँ पे बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करते हो, क्योंकि आप एक तरीके से उस कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करने लगते हो। जिस कंपनी का बेनिफिट होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। और वहीं पे एफपीआईज वाले जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपने शॉर्ट टर्म के लिए मनी लेकर के आते हैं। एफपीआई शॉर्ट टर्म के लिए मनी लेकर के आता है और उसका मेन एम रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। उसका एम ये नहीं रहता कि कंपनी में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें या क्या करें। उनका मेन एम है कि किस तरीके से अपना बेनिफिट बढ़ाएं, और अगर रिस्क है तो वहां से पैसे लेके निकल जाते हैं, इसलिए हॉट मनी भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऑफ डाइट्स इंपॉर्टेंस बियॉन्ड डायबिटीज। तो यहाँ पे अभी एक कंसेप्ट है ग्लाइसीमिक इंडेक्स का, हालांकि एक बार और आया था, मैंने आपको पढ़ाया भी था, फिर से एक बार आया, बता देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंसेप्ट ऑफ ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो पहली बार प्रपोज किया गया था प्रोफेसर डेविड जेनकिंस के द्वारा। देखो लिखा भी है प्रोफेसर डेविड जेनकिंस, तो आप ये नाम याद रखिएगा पहली चीज, ठीक है ना। एंड ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के हैं। 1981 में प्रोफेसर डेविड जेनकिंस ने कंसेप्ट दिया था ग्लाइसीमिक इंडेक्स का। द ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऑफ अ फूड रिफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ द फूड टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड इज अ मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स की डेफिनेशन आपको यहां से यहां तक मिल जाएगी। ये है इट रिफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ फूड, ये फूड की उस प्रॉपर्टी को रिफर करता है ग्लाइसीमिक इंडेक्स, जिससे कि फूड जो है वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। साथ ही साथ ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी को भी मेजर करता है। तो दो चीजें हो गई ग्लाइसीमिक इंडेक्स में, दो चीजें होंगी, एक तो ब्लड जो ग्लूकोज है बीजी ब्लड ग्लूकोज को कितना इंक्रीज कर रहा है, प्लस कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी सीक्यू, है ना। तो दो चीजें कौन कौन सी होगी, एक तो ब्लड ग्लूकोज कितना बढ़ा रहा है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी कैसे है, ठीक है ना। जैसे ग्लूकोज और व्हाइट ब्रेड जो है इट्स यूज्ड एज अ कंपैरेटर, इसमें ग्लूकोज को या व्हाइट ब्रेड को यूज किया जाता है एज अ कंपैरेटर। जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स ग्लूकोज का है वो 100 होता है एंड ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऑफ अदर फूड इज गिवन एज परसेंटेज ऑफ दिस। फिर इसी के परसेंटेज में हम दूसरे के ग्लाइसीमिक इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे फूड्स कैसे क्लासिफाई होते हैं, तो फूड हो गया एक तो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स हो गया, जिसका मतलब 55 से कम का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है। दूसरा मीडियम ग्लाइसीमिक इंडेक्स हो गया, 56 से 69 का हो गया। एंड देन फिर हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स हो गया, जिसका कि 70 से ऊपर है। एंड द ग्लाइसीमिक इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम डिटरमाइन द ग्लाइसीमिक लोड। तो अगर हम ग्लाइसीमिक इंडेक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखो ये भी लिखा हुआ है, अगर हम ग्लाइसीमिक इंडेक्स में मल्टीप्लाई कर दें क्या, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम्ड, तो वो ग्लाइसीमिक लोड हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है आपकी बॉडी में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और शुगर को ग्लूकोज को इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है ना।
यहाँ पे देखो लिखा है कि अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के वो फूड आइटम्स लेते हो तो आपकी बॉडी में ज़्यादा नुकसान होगा, और वहीं पे आप अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लेते हो तो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हो सकते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड आइटम्स को अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो, ठीक है ना। एंड क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा फिर कम हो जाती है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू असेस द क्वालिटी ऑफ डाइट। जैसा कि आप डाइट ले रहे हैं वैसा वो भी सभी डिटरमाइन किया जाता है इसके द्वारा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल आपने समझा होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे लो, मीडियम और हाई भी बता दिया है, और इसके बारे में आपको बता दिया क्या है। जीआई अगर डाइट्स डेट्रीमेंटल हैं, अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड ले रहे हो तो, और लो जीआई डाइट्स ले रहे हो तो वो बेनिफिशियल हैं। तो यहाँ पे एक स्टडी हुई है, प्योर स्टडी, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का कार्डियोवैस्कुलर के साथ, डिसीजेस के साथ बताया गया है। अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड आइटम्स ले रहे हैं तो वहाँ से आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ेगा, ग्लाइसेमिक लोड बढ़ेगा, और इसके कारण आपको कार्डियोवैस्कुलर इम्पैक्ट डिसीजेस हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट। आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की डाइट को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स गुड कार्ब्स की डाइट में कन्वर्ट करें। आप जैसे मिलेट्स और ये सब चीज़ें खाएं, तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगले न्यूज़ आइटम पे मूव करते हैं। अगला न्यूज़ आइटम है यहाँ पे, तमिलनाडु यूजेस इनएक्सपेंसिव मेथड टू ट्रीट द रोडेंटिसाइड पॉइजनिंग। अब ये रोडेंटिसाइड पॉइजनिंग क्या होती है? तो ये होती है एक्चुअली रैट पॉइजनिंग। रैट पॉइजनिंग क्या होती है? रैट के पॉइजन में एक्चुअली एक येलो फॉस्फोरस पाया जाता है। पहले तो यहाँ तो लिखा हुआ है, तो ये मेजर चीज़ें यूपीएससी ऐसी चीज़ों को टारगेट करता है। बहुत अच्छा लगता है यूपीएससी को ऐसी चीज़ें, है ना। तो जो रैट पॉइजन होता है उसमें येलो फॉस्फोरस होता है। इट्स अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी स्टेट्स, स्पेशली तमिलनाडु में। और यहाँ पे एक जो नई स्टडी है वहाँ पे ये बताया गया कि किस तरीके से रैट पॉइजनिंग के कारण या रोडेंटिसाइड जो पॉइजनिंग है उस कारण से आपका लिवर किस तरीके से खराब होता है। तो देखो अभी तक क्या रहता था कि पुराने टाइम में तो केवल एक ही इलाज रहता था कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन करना है, बट अभी तमिलनाडु ने एक नई बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी निकाली है इसके लिए, और ये है प्लाज्मा। आई थिंक प्लाज्मा, एक बार देख लेते हैं क्या नाम है, एग्जैक्ट नाम क्या है। प्लाज्मा एक्सचेंज, हाँ ओके, तो प्लाज्मा एक्सचेंज सही है। तो ये याद रखेगा कि पहले जो सीवियरली सिक हुआ करते थे केवल उन्हीं को ये प्लाज्मा एक्सचेंज नाम की जो थेरेपी बनाई है उन्होंने वो दिया जाता था, बट नाउ इवन द पेशेंट विद एक्यूट लिवर इंजरी जिनको है दे आर ऑल गिवन दिस प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी, स्पेशली इन द तमिलनाडु रीजन। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है इसके बारे में। तो यहाँ पे देखो कैसे काम करती है। तो प्लाज्मा एक्सचेंज में डैम्पन द ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स कॉज्ड बाय द रैट पॉइजन इंजेक्शन। तो होता क्या है, जब रैट पॉइजन आता है तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स ओवर एक्टिव हो जाता है, उसको डैम्पन किया जाता है प्लाज्मा एक्सचेंज के माध्यम से, ठीक है ना। एंड यहाँ से इस कारण से प्लाज्मा एक्सचेंज से काफी जो सर्वाइवल रेट्स हैं वो इंप्रूव हुई हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ था, देखो एट्रियल फिब्रिलेशन, है ना। एट्रियल फिब्रिलेशन आप लोगों ने ये टर्म जाना होगा जब ईसीजी किसी ने कराया होगा, या फिर एप्पल वॉच में। तो आजकल एप्पल वॉच में आप बस फिंगर्स अपनी पॉइंट पे रखो तो उसमें खुद ही बता देता है, और वो उसमें लिखा रहता है कि देयर आर नो साइंस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, है ना, बट वी डू नॉट गारंटी हार्ट अटैक दिस एंड दैट, ऐसा कुछ करके लिखते हैं वो लोग। तो एट्रियल फिब्रिलेशन होता क्या है, बस उसके बारे में जान लेते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन की छोटी सी डेफिनेशन देखो मैंने लिख दी है यहाँ पे। इट्स अ कंडीशन, हार्ट कंडीशन दैट कॉजेज एन इररेगुलर और एबनॉर्मली फास्ट ब्रीदिंग रेट। तो ये वो कंडीशन है जिसमें इररेगुलर या बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली फास्ट रेट की आपकी जब कहना चाहिए हार्ट बीट बढ़ जाए तो उसको कहा जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, व्हाट इज द आउटलुक ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो अब यहाँ पे एक रिपोर्ट है बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी रिपोर्ट का नाम याद रखेगा, लिख लीजिए इनफैक्ट अपने उसमें नोट्स में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट निकालती है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। याद रखेगा नाम क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन्होंने निकाली है। और ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इन्फ्लेशन के बारे में, जो राइजिंग लेंडिंग इन द अनरेगुलेटेड क्रेडिट मार्केट है, मतलब अनरेगुलेटेड क्रेडिट मार्केट मतलब जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अलावा जो क्रेडिट जारी है उसके बारे में है। साइबर अटैक्स के बारे में भी मेंशन्ड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में मेंशन्ड है। तो एक बार थोड़ा सा हम इस रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है। इसमें पहला तो इन्फ्लेशन के बारे में है। आईएमएफ जो है उसने कहा है कि इन्वेस्टर्स जो है वो इन्फ्लेशन के कारण परेशान है, एंड
दूसरा है इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, है ना। एंड जैसे आरबीआई है वह बीच बीच में मैनेज करता रहता है डॉलर का इन्फ्यूजन और जो भी बाहर जा रहा है उसको भी मैनेज करता है आरबीआई। प्राइवेट क्रेडिट मार्केट का रिस्क बढ़ रहा है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अनरेगुलेटेड जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट है उसका रिस्क बढ़ रहा है, उसमें डेप्ट ट्रैप और ये सब चीज़ें में फंस रहे हैं लोग, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला जो आर्टिकल है उसके बारे में देख लेते हैं। अगला आर्टिकल है व्हाट आर द न्यू ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम रूल्स। तो बहुत ही सिंपल न्यूज आर्टिकल है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में तो मैंने 10 बार आपको बता दिया है, एक बार फिर बता देता हूँ। ये इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का टू इंसेंटिवाइज इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने किया है। चाहे इंडिविजुअल्स हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कंपनीज हो, वो अर्न कर सकती हैं ग्रीन क्रेडिट्स उनकी एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि ये फॉरेस्टेशन, वाटर कंजर्वेशन, एयर पोल्यूशन रिडक्शन। ये क्रेडिट्स ट्रेड की जा सकती हैं ऑन अ प्लेटफॉर्म विच विल बी मैनेज्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ICFRE, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। एंड कैसे करते हैं, तो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन जो हैं दे कैन पे फॉर द एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट। वो क्या करेंगे, पे करेंगे, केवल पैसा देंगे एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स के लिए डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड में। तो रूल्स कहते हैं कि अगर आप डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड में कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। दूसरा इन्होंने कहा है कि एक्चुअल जो प्लांटेशन है वो इनको नहीं करना है कंपनीज को, वो करना है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। इसके अलावा जो 2 ईयर आफ्टर प्लांटिंग द ICFRE इवेल्युएशन ईच प्लांटेड ट्री बिकम्स 1 ग्रीन क्रेडिट फॉर दैट। तो जैसे से 2 साल बाद ये देखा जाएगा कि कितने आपने जो प्लांट किए थे वो ट्री बन चुके हैं, हर एक ट्री के लिए आपको 1 ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। तो क्रिटिक्स का कहना क्या है देख लेते हैं। क्रिटिक्स का कहना ये है कि जो GCP यानी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है इट कमोडिफाइज द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो ये कमोडिफाई कर रहा है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को। कंपनीज माइट यूज क्रेडिट्स टू अवॉइड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। ऑब्वियसली बात है क्योंकि अभी मैंने उस दिन बताया था कि कैंपा के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो, जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे भी कंपनीज इन क्रेडिट्स का यूज कर सकते हैं। तो प्लांटिंग ट्रीज अलोन माइट नॉट रिस्टोर द इकोसिस्टम इफेक्टिवली एंड कुड प्रमोट इन्वेजिव स्पीशीज। एक और इशू ये भी है कि केवल प्लांटेशन करने से तो इन्वायरमेंट नहीं सुधरेगा ना, इकोसिस्टम पूरा का पूरा कब सुधरेगा। अगर मतलब आपको बहुत चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि अकेसिया अमीरेंसी यानी कि जैसा हमने ऊपर पढ़ा था ब्लैक वाइटल, वैसा कोई पेड़ आप लगा दो, वो भी प्लांटेशन में ही आएगा ना, लेकिन वो इन्वेजिव स्पीशीज है तो उसका नुकसान ज़्यादा है। Then carbon storage credits from trees might be based on unclear calculations। तो ये calculations जो हैं वो क्लियर नहीं रहेंगे, ये भी एक इशू है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। गवर्नमेंट का कहना है कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन आप करेंगे तभी आपको दिया जाएगा, ना केवल ट्री प्लांटेशन पे। तो एक अच्छी चीज़ ये है। स्टेट डिसाइड करेगा मिनिमम नंबर ऑफ ट्रीज और प्लांट्स नीडेड फॉर स्पेसिफिक लैंडस्केप। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू प्लांटिंग इंडिजिनस स्पीशीज एंड GCP इज करेंटली ऑन पायलट प्रोजेक्ट। तो ये याद रखेगा। एंड क्रेडिट वैल्यू जो श्रब्स की है, ग्रासेस की है, ये अभी निकाली जा रही है। कंपनीज कैन नॉट यूज क्रेडिट्स टू इंटायरली ऑफसेट द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। तो आप कैंपा को पूरी तरीके से नहीं ऑफसेट कर सकते, हाँ थोड़ा बहुत इसका यूज आप कर सकते हैं। तो दीज वर द रिसेंट चेंज क्लैरिफिकेशंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द न्यूज एनालिसिस। आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।